Okay, so from today we will start with next chapter, chapter number 12, electromagnetic induction. बहुत अच्छा, बहुत सिंपल चैप्टर है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। लेकिन एक कंडीशन है, ऑफ कोर्स तुमने जो इससे पहले जो भी चैप्टर कवर किए, जैसे चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिर्फ बेसिक आइडिया क्या था वो पता होना चाहिए। तो व्हाट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट? नाम में ही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। जब भी चार्जेस मूव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। करेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट वहां से स्टार्ट होता है। तो हमको ये पता है, व्हाट यू ऑलरेडी नो इज दैट मूविंग चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट, they are capable of producing magnetic fields. Okay, so we'll first go with a very very quick introduction. Very very quick introduction. So what we have seen in chapter magnetic field due to electric current is that an electric current produces magnetic field in the surrounding region. तो अभी क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन हियर इज, उल्टा भी हो सकता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट ने फील्ड प्रोड्यूस किया, कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। नॉर्मली करंट प्रोड्यूस करने के लिए तुम क्या करते हो? करंट के लिए क्या करते हो? सेल कनेक्ट करते हो, बैटरीज कनेक्ट करते हो। तो नॉर्मली टू हैव करंट इन अ सर्किट, यू बेसिकली पुट सम बैटरी, जिसको तुम बैटरी भी बोलते हो, जिसको तुम सोर्स ऑफ ईएमएफ भी बोलते हो, राइट? राइट, या फिर सोर्स ऑफ वोल्टेज भी बोलते हो। तो नॉर्मली टू हैव करंट, हम लोग सर्किट में लगा देते हैं एक बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? मतलब सर्किट में कोई बैटरी नहीं है, विदाउट एनी बैटरी, विदाउट एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ, विदाउट एनी सेल, कैन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? और वैलिड क्वेश्चन है ना। अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है क्या? तो ऑफ कोर्स द आंसर इज यस। तो माइकल फैराडे, जिसके नाम से आगे लॉ आएगा, और जोसेफ हेनरी, इन दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इंडिपेंडेंटली, मतलब फैराडे ने खुद से और हेनरी ने खुद से इंडिपेंडेंट डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड अ मैग्नेट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, क्या बोला है इन्होंने? क्या बोला है? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल, कब? when there is relative motion between the coil and the magnet। मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा वो सोचो। सपोज मेरे पास एक कॉइल है, तो लेट मी टेक अ कॉइल हियर। तो लेट अस से आई हैव अ कॉइल एंड आई हैव अ मैग्नेट। ये जो कॉइल है ना, ये कंडक्टिंग कॉइल है, लेकिन इस कंडक्टिंग कॉइल मतलब कंडक्टर का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। मैंने उसमें कोई बैटरी नहीं लगाई, तो आइडियली स्पीकिंग यहाँ पे कोई करंट नहीं होना चाहिए, और नहीं है। इन्होंने क्या बोला है? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन मतलब क्या? रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट का मतलब क्या? रिलेटिव मोशन मतलब दोनों में से कोई भी एक मोशन में होना चाहिए। तो मैं कॉइल को स्टेशनरी रख सकता हूँ, मैं मैग्नेट को मूव करूंगा, या फिर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखूंगा और कॉइल को मूव करूंगा, या फिर मैं दोनों को भी मूव कर सकता हूँ। तो रिलेटिव मोशन में ये होता है कि दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट या दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, राइट? तो जब भी आप कॉइल और मैग्नेट, इसमें रिलेटिव मोशन लाओगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा क्यों हुआ, वो समझने के लिए तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट, बेसिकली दे फॉर्म अ क्लोज लूप। तो किसी भी मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक लाइंस एसोसिएटेड होते हैं। और जब मैं एक कॉइल को एक मैग्नेट के पास में रख रहा हूं, तो
ये जो फ्लक्स है ना, किसका फ्लक्स? मैग्नेट का फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक की लाइंस, मैग्नेट की लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो किसके साथ लिंक्ड है? कॉइल के साथ। किसके साथ एसोसिएट है? कॉइल के साथ। अब जब तक मैग्नेट और कॉइल दोनों रेस्ट पे है, तो जो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फ्लक्स प्रोड्यूस कौन कर रहा है? मैग्नेट। वो फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? कॉइल। जब तक दोनों रेस्ट पे होंगे, द फ्लक्स लिंक्ड और एसोसिएटेड विद द कॉइल, विल इट चेंज? नो, इट विल रिमेन सेम। लेकिन जैसे ही हमने मूव करना स्टार्ट किया, क्या होगा? द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल चेंज। अब चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज कब होगा? जब आप मैग्नेट और कॉइल का डिस्टेंस कम करोगे। इफ यू ब्रिंग मैग्नेट क्लोज टू द कॉइल, the flux linked with the coil will increase. If you take magnet away from the coil, the flux linked with the coil will decrease. Right? तो जब भी flux linked with the coil will change, और ये flux linked with the coil कब change होगा? When there is relative motion between coil and magnet. तो जब जब relative motion हुआ coil और magnet में, मतलब जब जब coil के साथ linked flux change हुआ, तब तब क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर आपको बिना बैटरी के प्रोड्यूस करना है, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल शुड चेंज। और अगर आपको फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज करना है, तो व्हाट शुड बी देयर? रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। यहां तक क्लियर? तो फैराडे जब उसको समझ में आया कि ऐसा भी कुछ होता है, whenever flux linked with the coil changes, electric current is produced in the coil without battery, तो he was so excited, super excited, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो फैराडे परफॉर्म मेनी एक्सपेरिमेंट इन कनेक्शन विद द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मींस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमको ये चैप्टर में आगे जाने से पहले फैराडे ने कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, वो समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वंस इट इज क्लियर, तो तुमको पूरा चैप्टर इजीली समझेगा। So what is the first condition for the production of electric current? The flux linked with the coil should change. और ये कब होता है? When there is relative motion. हमेशा relative motion होता है क्या? ऐसा भी नहीं है, वो आगे देखेंगे। So this phenomena of production of induced current, वैसे ये जो करंट कॉइल में आया ना, ये जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? इंडक्शन सुना है कहीं पे? कहाँ सुना है? कहाँ सुना है इंडक्शन? इंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन होता है। मैं इंडक्शन पूछ रहा हूँ कॉइल्स में, लेकिन रियल लाइफ में कहाँ सुना है? इंडक्शन स्टोव नाम की चीज सुनी है? सुना है इंडक्शन स्टोव? देखा है इंडक्शन स्टोव? क्या होता है? क्या होता है? एक नीचे स्टोव होता है जिसमें कोई गैस वैस लगता नहीं तुमको, कोई फायर तुम लगाते नहीं हो, सिर्फ उसके ऊपर एक बर्तन रख देते हो, उसमें जो भी गर्म करना है वो रख देते हो। राइट? तो वो इंडक्शन स्टोव इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू relative motion between coil and magnet, या फिर ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। इज दिस क्लियर? तो जब जब एक कॉइल के साथ, कंडक्टिंग कॉइल के साथ फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा? उस करंट को क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। तो अब हम देख लेंगे फैराडे ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे। तो देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट फैराडे परफॉर्म। तो सबसे पहले, व्हेन अ मैग्नेट अप्रोचेस अ क्लोज सर्किट, मैंने वहां पर सर्किट भी दिखाया था, वापस दिखा देता हूँ, ये क्लोज सर्किट है। व्हेन अ मैग्नेट अप्रोचेस अ क्लोज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल, तो हमारे पास ये एक क्लोज सर्किट है जिसमें कॉइल है, और मैग्नेट अप्रोचेस मतलब मैग्नेट इसके पास में आ रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो फ्लक्स लिंक विल
increase or decrease? Increase. So when a magnet approaches a closed circuit consisting of a coil, because the flux linked with the coil changes, तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो it produces a current in it, and this current is known as induced current, right? आपने पहले कॉइल को स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को इसके पास में लेके गए। अब आपने कॉइल को स्टेशनरी रखा लेकिन मैग्नेट को इससे दूर लेके जा रहे हो, राइट? तो पहले केस में फ्लक्स क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। दूसरे केस में क्या होगा? लेकिन दोनों ही केस में फ्लक्स तो चेंज होगा, तो दोनों ही केस में करंट क्या होना चाहिए? इंड्यूस होना चाहिए। तो व्हेन यू वर ब्रिंगिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, इफ द करंट प्रोड्यूसेस क्लॉकवाइज, और जब आप मैग्नेट को अवे लेके जा रहे हो तो करंट प्रोड्यूस शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हेन अ मैग्नेट रिसीड्स, रिसीड मतलब दूर जाना, रिसीड द क्लोज सर्किट, तो कॉइल से मैग्नेट दूर जा रहा है तो वापस से करंट प्रोड्यूस हुआ, द करंट इज अगेन प्रोड्यूस बट दिस टाइम इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो एग्जैक्ट डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे, आज ही देखना है हमको, राइट? तो पहले केस में आपने किसको मूव किया? मैग्नेट को, और कॉइल को क्या रखा? स्टेशनरी। पहले आपने पास में मूव करके देखा, एक करंट प्रोड्यूस हुआ, फिर आपने मैग्नेट को दूर मूव किया, वापस करंट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन दिस टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन। अब उल्टा करेंगे, अब मैग्नेट को हम लोग स्टेशनरी रखेंगे और किसको मूव करेंगे? रिमेंबर दिस एक्सपेरिमेंट्स वर डन बाय फैराडे लॉन्ग 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 बैक, जब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये वर्ड भी नहीं पता था। तो बिकॉज ही वाज सो एक्साइटेड, तो उसने जो कुछ पॉसिबल हुआ सब कुछ करके देख लिया। तो उसने क्या किया आगे? इफ इंस्टेड ऑफ मैग्नेट द कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे, तो वापस से क्या प्रोड्यूस हुआ? करंट। टुवर्ड्स जब मूव किया और अवे जब मूव किया तो करंट इज प्रोड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? गुड। देन ओके, अब सिर्फ इतना नहीं है कि हम लोग सिर्फ मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, अवे मूव कर रहे हैं, या तो कॉइल को टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, अवे मूव कर रहे हैं। उसने क्या किया? कॉइल को स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहा है। लेकिन जब मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव करना तुम बोलते हो तो मैग्नेट का कोई तो पोल होगा ना जो टुवर्ड्स जा रहा है, नॉर्थ या फिर साउथ। तो व्हाट फैराडे डिड वाज, पहले कॉइल को स्टेशनरी रखा है, मैग्नेट को मूव कर रहा है, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा है, और नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करते करते इसने फ्लिप कर दिया। फ्लिप किया मतलब पोलैरिटी चेंज हो गया। तो इफ द पोलैरिटी ऑफ अप्रोचिंग और रिसीडिंग मैग्नेट इज चेंज, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज आल्सो चेंज। मतलब पहले अगर नॉर्थ पोल टुवर्ड्स लेके जा रहा था और अगर करंट क्लॉकवाइज है और पोलैरिटी चेंज कर दिया तो करंट विल बी एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर पहले नॉर्थ पोल को लेके जा रहा है, पास में करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और अगर पोलैरिटी चेंज कर दे तो अभी क्या होगा? क्लॉकवाइज। करेक्ट? यहां तक क्लियर? ओके। अब देखो, फिजिक्स में ना दो चीजें होती है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव आपको बताता है कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। So whenever there is relative motion between coil and magnet, what is happening? Current is induced, right? Either in clockwise or anti-clockwise direction. बराबर। लेकिन कितना करंट? क्या हर बार करंट की वैल्यू सेम है, या करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अगर करंट बढ़ रहा है तो करंट बढ़ने का रीजन क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको समझेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। मतलब इनफैक्ट व्हाट ही डिड वाज, उसने ना कॉइल और मैग्नेट को अलग अलग स्पीड में मूव करके देखा। जब स्पीड कम था तो करंट इंड्यूस वाज लेस, और जब फास्ट मूव किया तो करंट इंड्यूस इज मोर। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्पीड। सिर्फ इतना नहीं, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज करके देखे। पहले सिंगल टर्न का कॉइल लिया, फिर 2 टर्न्स, फिर 3 टर्न्स, फिर 4 टर्न्स, ऐसा करते करते लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। So the magnitude of induced current also depends on the number of turns in the coil. तो देखो, एक छोटी सी चीज थी, whenever there is relative motion between magnet and coil, current is induced। और कितने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं।
कीप द कॉइल स्टेशनरी, मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स अवे, दो केस हो गए. कीप द मैग्नेट स्टेशनरी, मूव द कॉइल टुवर्ड्स अवे, और दो केस हो गए, चार. करेक्ट. कीप द कॉइल स्टेशनरी, मूव द मैग्नेट, एंड व्हाइल मूविंग द मैग्नेट चेंज द पोलैरिटी, पांच. नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ. राइट. देन if you are moving magnet and keeping the coil stationary, change the speed of the magnet, 6. तो जब मैग्नेट का स्पीड चेंज किया तो ऐसा दिखा कि करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया. नाउ कीप द कॉइल स्टेशनरी बट इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, देन अगेन you will notice that the current increases. Good. Then मूव करते करते मैग्नेट को रुका दिया, करंट हो गया जीरो. इसका मतलब इंड्यूस करंट विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट. द इंड्यूस करंट एग्जिस्ट so long as there is a relative motion between the coil and the magnet. Clear? Right? सिर्फ इतना नहीं, उसने मैग्नेट भी हटा दिया, फिर उसने सिर्फ दो कॉइल लिए. तो व्हाट फैराडे डिड वाज, कॉइल और मैग्नेट यूज कर लिया उसने. अब सोचा कि चलो ठीक है, काम करते हैं, मैग्नेट ही हटा देते, क्योंकि तब तो उसको समझ में नहीं आया ना कि ये फ्लक्स चेंज होने की वजह से हो रहा है. तो व्हाट इफ थॉट, एक काम करते, दो कॉइल लेते हैं. तो उसने क्या किया ना, instead of a magnet and a coil, two coils with their planes facing each other as shown in figure. तो यहाँ पे दो कॉइल है, दोनों कॉइल्स का प्लेन एक दूसरे को फेस कर रहा है ना, दोनों के टर्न्स एक दूसरे की तरफ है ना, ऐसा है कि ऐसा है. तो कॉइल्स का प्लेन एक दूसरे को फेस करना मतलब कॉइल्स के टर्न एक दूसरे के पास में होंगे. मैंने तो एक कॉइल के टर्न को दूसरे साइड पे भी दिखा सकता था. तो व्हाट ही डिड, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ मैग्नेट एंड अ कॉइल, उसने दोनों ही कॉइल ले लिए, टू कॉइल्स विद देयर प्लेन्स फेसिंग ईच अदर एज शोन इन फिगर. तो जब मैग्नेट की जगह पे दो कॉइल लिए तो उस केस में भी करंट प्रोड्यूस हुआ. राइट. अब ये दो दो कॉइल, इनका नाम है, एक को बोलते हो प्राइमरी कॉइल, एक को बोलते हो सेकेंडरी कॉइल. अब प्राइमरी कॉइल किसको बोलते हैं, तुम अगर अच्छे से देखोगे तो जिस कॉइल के साथ रियोस्टैट और बैटरी मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ और की कनेक्टेड है, इसको बोलते हो प्राइमरी कॉइल. और जो दूसरा कॉइल है जिसके साथ सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इसको बोलते हो, वेरी गुड, सेकेंडरी कॉइल में सिर्फ गैल्वेनोमीटर क्यों कनेक्ट किया होगा, क्योंकि करंट उसमें इंड्यूस होगा. और तुमको पता कैसे लगेगा कि करंट इंड्यूस हुआ कि नहीं, गैल्वेनोमीटर. क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हाँ करंट मेजर करता है, लेकिन वेरी स्मॉल करंट. व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट दैट अ गैल्वेनोमीटर कैन मेजर, माइक्रो एम्पियर और लेस. तो वेरी वेरी स्मॉल करंट्स. तो यहाँ पे he took two coils, one coil is connected in series with a rheostat, a battery and a key, right, which is called as primary coil. अब ये नाम याद रखना क्योंकि आगे जाके तुमको ट्रांसफॉर्मर सीखना है. सुना है क्या ट्रांसफॉर्मर? मैं मूवी ट्रांसफॉर्मर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मर, जिसको तुम नॉर्मल भाषा में डीपी बोलते हो, डीपी, जहां से तो पता होगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, तो हर एक एरिया के लिए एक छोटा छोटा यूनिट लगाते हैं जिसको बोलते हैं डीपी. और उस पे से रोड का नाम भी डीपी रोड बन जाता है फिर बाद में, है ना. हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर ऑफ द मूवी. वो मूवी छोड़ दो. तो वहां पे भी यही सिस्टम है, वहां पे दो कॉइल्स होते हैं. तो अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक नहीं समझा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा. तो अगले 5 दिन, क्योंकि थियरी 5 दिन के अंदर खत्म होगा हमारा, नेक्स्ट 5 डेज अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है या तुम एब्सेंट हो तो तुम गए. ये नहीं समझेगा तो एसी सर्किट नहीं समझेगा, मतलब 2 चैप्टर गए. इसके लिए बी वेरी सीरियस विद दिस. तो जिस कॉइल के साथ सोर्स कनेक्टेड होता है, रियोस्टैट की बोलो मत बोलो, लेकिन सोर्स कनेक्टेड होता है तो क्या बोलते हो, प्राइमरी. और जिसके साथ गैल्वेनोमीटर है, द अदर कॉइल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल. तो अब ये सेटअप अच्छे से देख लो, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है. प्राइमरी कॉइल के साथ इन सीरीज रियोस्टैट, बैटरी और की, और सेकेंडरी के साथ गैल्वेनोमीटर. क्लियर?
नाउ व्हाट फैराडे डिड वाज, उसने इसके साथ भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहला काम किया मेक एंड ब्रेक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक एंड ब्रेक अ सर्किट? सर्किट को मेक करना मतलब सर्किट को कंप्लीट करना, सर्किट को कंप्लीट करना मतलब सर्किट में से करंट पास करना, सर्किट को ब्रेक करना मतलब सर्किट को ओपन करना, ओपन करना मतलब करंट को स्टॉप करना। तो की जब क्लोज्ड होगा तब सर्किट मेक होगा कि सर्किट ब्रेक होगा? मेक। और की जब ओपन होगा तो हाँ। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। तो ये दो पॉइंट्स थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब सबसे पहले when the circuit in the primary coil is closed or broken, closed मतलब make, broken मतलब ओपन, ब्रोकन मतलब ओपन होता है ना, ब्रोकन मतलब ब्रोकन, ब्रोकन मतलब ओपन, ओपन मतलब की बाहर निकाल लिया तुमने, मेक मतलब क्लोज, मेक मतलब यू इंसर्ट अ की, मतलब सर्किट इज क्लोज मतलब द करंट विल फ्लो, और ब्रोकन मतलब ओपन। सो व्हेन द सर्किट इन द प्राइमरी कॉइल इज क्लोज मतलब मेक, और ब्रोकन मतलब ओपन, राइट? मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर एट द टाइम ऑफ मेक और ब्रेक। यहां तक क्लियर? बराबर? पक्का? समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हेन द सर्किट बी, अच्छा व्हेन द सर्किट, और ठीक है इसको छोड़ दो, लेट अस फोकस ओनली ऑन दिस। तो उसने क्या किया कि निकाला, की लगा दिया, की निकाला, की लगा दिया, की निकाला, की लगा दिया, करता रहा हो। जब उसने की लगाया सर्किट इज क्लोज्ड, या फिर उसको बोलते हो मेक, तो तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। क्यों ऐसा हुआ पता है? ऐसा क्यों हुआ? डू यू रिमेम्बर चैप्टर नंबर 10 का लास्ट बट वन टॉपिक, सोलेनॉइड? याद है? सोलेनॉइड के ऊपर क्या होता है? वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स, जब वाइंडिंग में से करंट पास करते तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होते हैं। वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो साइड में कॉइल होगा उसके साथ लिंक हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल विल बी लिंक्ड विद सेकेंडरी। तो जैसे ही मेक किया, जैसे ही की इंसर्ट किया, क्या होगा? प्राइमरी में करंट रन होगा, प्राइमरी में करंट पास होगा, मतलब प्राइमरी कॉइल क्या जनरेट करेगा, और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके साथ लिंक हो जाएंगे? तो सेकेंडरी कॉइल के साथ पहले फ्लक्स था क्या? नहीं। अभी होगा क्या? तो फ्लक्स चेंज हुआ क्या? यस, फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट क्या होगा? इंड्यूस हुआ। सही है। अब मैंने की को बाहर निकाल लिया, क्या हुआ? करंट बंद हो गया। मतलब पहले करंट था, मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक था। अब हमने की निकाल लिया तो करंट बंद हो गया, तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी जीरो हो गया, तो फ्लक्स चेंज हुआ। जब मेक किया तब फ्लक्स चेंज हुआ, जब ब्रेक किया तब फ्लक्स चेंज हुआ, राइट? पहले केस में फ्लक्स जीरो था, मेक किया तो फ्लक्स बढ़ गया, फिर तुमने ब्रेक किया तो फ्लक्स जीरो हो गया, राइट? तो पहले फ्लक्स इंक्रीज हुआ, बाद में फ्लक्स, तो करंट जो मिलेगा वो सेम डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट में होगा? तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है, अगर पहले क्लॉकवाइज था तो बाद में क्या होगा? तो वही लिखा है यहाँ पे, वही लिखा हुआ है। तो जब तुमने सर्किट को ब्रेक किया, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सर्किट, ये बी है नहीं है, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड और ब्रोकन, व्हेन द सर्किट इज, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड मतलब मेक, और ब्रोकन मतलब ब्रेक, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर आर अपोज। क्योंकि जब तुम मेक करते हो तो प्राइमरी में करंट रन होता है, जब प्राइमरी में करंट रन होता है तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड किससे कनेक्ट हो जाता है? सेकेंडरी के साथ। इससे पहले सेकेंडरी के साथ फ्लक्स था क्या? नहीं। अभी हो रहा है क्या? यस। तो फ्लक्स बढ़ रहा है क्या? यस। तो करंट अगर क्लॉकवाइज आया और बाद में मैंने की निकाल लिया तो करंट जीरो हो गया प्राइमरी में, करंट जीरो हुआ तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, मतलब सेकेंडरी के साथ फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। तो फ्लक्स क्या हो गया? डिक्रीज। तो डिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो वही लिखा है। क्लियर यहां तक? गुड। ओके। ओके। अब सिर्फ उतना ही नहीं, आगे भी है।
व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स विद सर्किट क्लोज्ड, मतलब क्या किया उसने, सर्किट को क्लोज करके ब्रेक मेक करके रख दिया, की को इंसर्ट किया। अभी पहले केस में क्या कर रहा था वो, मेक ब्रेक, की इंसर्ट टेक आउट, इंसर्ट टेक आउट। अभी क्या किया, की लगा के रख दिया अंदर, और अब क्या कर रहा है वो, दोनों कॉइल्स को मूव कर रहा है। तो जब दोनों कॉइल्स को मूव करेगा तो वापस से फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी विल चेंज। तो क्या होगा, वही लिखा है, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स with circuit closed, a current is induced in the secondary coil. Okay, whenever the current in the primary coil is changed, अभी ये रियोस्टैट का क्या काम है ये भी पता होना चाहिए। रियोस्टैट क्यों लगाया, अच्छा दिखता है इसके लिए? नहीं, उल्टा वो हेवी होता है। जितना रियोस्टैट इज अ बिग डिवाइस, अगर देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में था। लेकिन आपको पता है रियोस्टैट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, एक होता है फिक्स वैल्यू, एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल में दो टाइप होते हैं, रियोस्टैट एंड रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टैट में बेसिक डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स में यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ओनली बाय सम फिक्स्ड वैल्यू। जैसे 5 ओम से बढ़ाना है तो यू कैन हैव 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मल्टीपल्स ऑफ 5। वो डिपेंड करता है बॉक्स के ऊपर, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 5 जो भी होगा वो। पोटेंशियल सॉरी, रियोस्टैट इज अ स्लाइडिंग टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। ये फाइन ट्यूनिंग जैसा होता है बेसिकली, पता है ना फाइन ट्यूनिंग? व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग? यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज यू विश। तुमको 2 से 2.001 करना है, यू कैन डू। तो रियोस्टैट पे ऊपर एक स्लाइडर होता है, स्लाइडर को मूव करोगे रेजिस्टेंस विल चेंज, राइट? तो अभी क्या किया, अभी ना मेक ब्रेक किया, एक बार मेक करके रख दिया, ना प्राइमरी सेकेंडरी को मूव किया, वो दोनों स्टेशनरी। अभी क्या कर रहा है वो, अभी उसने रियोस्टैट पे जो स्लाइडर था उसको स्लाइड करना चालू किया, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ऑफकोर्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। तो व्हेन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज चेंज बाय स्लाइडिंग द रियोस्टैट जॉकी, मतलब बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। बराबर, राइट, गुड। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए किसने, फैराडे ने। तो फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन आए, इतने सारे आए, 7, और 7वें में तो 3 अलग अलग केसेस है। 7 है ना, 7 थे 7, एक्चुअली 8 है, एक को हमने लिखा ही नहीं। कॉइल को हमने क्या लिखा, व्हेन द कॉइल इज मूव टुवर्ड और अवे, टुवर्ड का एक केस था, अवे का एक केस था। तो ये जो 7-8 उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये सारे 7-8 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को उसने क्लब करके दो लॉ के फॉर्म में बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो अगर आप अगला टॉपिक देखोगे तो वो क्या है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वॉट एवर ऑब्जर्वेशन ही गॉट फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसको उसने दो लॉ के फॉर्म में बताया, राइट? तो सबसे पहले आई थिंक यू शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अब ये ईएमएफ कहाँ से आ गया, हम तो करंट इंड्यूस की बात कर रहे थे, ईएमएफ कहाँ से आ गया? थोड़ा लॉजिकली सोचो, 11th स्टैंडर्ड के पास जाएंगे पहले। 11th स्टैंडर्ड में जब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा तो आप वहां पे क्लियरली मेंशन करते हो सर्किट में करंट कब मिलता है, जब वोल्टेज लगाते हो, मतलब जब ईएमएफ लगाते हो तब, सही है? तो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रेन ऐसा सेट हो जाता है ना कि करंट कब मिलेगा, जब ईएमएफ होगा। यहाँ तो डायरेक्टली करंट आ गया, लेकिन करंट कब आता है, तो करंट इंड्यूस होना मतलब क्या इंड्यूस होना, हाँ तो वही बात है, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो तुम दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। नॉर्मली हम इंड्यूस्ड ईएमएफ यूज करते हैं, एक्चुअली क्या इंड्यूस हो रहा है, करंट। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि करंट कभी भी ईएमएफ के बिना आता ही नहीं है, इसके लिए हम लोग यहाँ बोल रहे हैं क्या इंड्यूस हुआ, ईएमएफ। सो द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट in a coil when there is relative motion between the coil and magnet, that is there is change in the magnetic flux linked with the coil. This phenomena is called as
electromagnetic induction. The phenomena of production of induced EMF in a coil whenever there is change in magnetic flux linked with the coil is known as electromagnetic induction. Right? Good. Okay. तो ये जो ऑब्जर्वेशंस थे फैराडे के, उसने ये ऑब्जर्वेशन दिया इन द फॉर्म ऑफ टू लॉस. मैंने आपको बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री में दो चीज तुम बार बार सुनोगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो क्वालिटेटिव मतलब क्या हो रहा है, और क्वांटिटेटिव मतलब कितने अमाउंट में हो रहा है. तो फैराडेज फर्स्ट लॉ इज क्वालिटेटिव लॉ. क्या हो रहा है, whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil, associated with the coil, क्या इंड्यूस हुआ, EMF is induced in the coil. तो तुमको पहला लॉ बता रहा है कि क्या हुआ, whenever there is change in the flux, magnetic flux linked with the coil or associated with the coil, and EMF is induced in the coil. So this is, इस लॉ में कहीं पे भी तुमको नहीं बताया कि कितने अमाउंट में EMF इंड्यूस हुआ, वो आपको सेकेंड लॉ बताता है, फैराडेज सेकेंड लॉ. The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil या through the coil. This is quantitative. तो कितना EMF induce हुआ? The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. What do you mean by rate of change of magnetic flux? Change in flux per unit time. एक सेकेंड में कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स कितना चेंज हुआ, दैट विल गिव यू इंड्यूस्ड ईएमएफ. फॉर एग्जांपल अगर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजिंग बाय लेट अस से 2 पर सेकेंड, तो व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, 2 volts. If the flux linked with the coil changes by 5, then induced EMF is 5 volts. Okay, so the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked to the coil. Good. तो एक काम करते हैं, E को बोल देंगे induced EMF. तो इसके आगे this point onwards जहां भी छोटा ई देखोगे ना, स्मॉल ई, that is induced EMF. That is do not confuse this with EMF, capital E. This is induced EMF. और flux, rate of change of flux, rate of change of anything, जैसे rate of change of velocity dv by dt, rate of change of displacement dx by dt. तो rate of change of flux क्या होगा, हाँ तो d phi by dt. So if E is the induced EMF and d phi by dt is the rate of change of flux with time, then induced EMF E is directly proportional to d phi by dt. So E is proportional to d phi by dt. यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का. अगर मैं ये प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, कांस्टेंट. तो E इक्वल टू k d phi by dt. अगर मैं d phi by dt को वेबर पर सेकेंड में मेजर कर रहा हूं, क्योंकि फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर टाइम सेकेंड. तो इफ आई एम मेजरिंग d phi by dt in वेबर पर, and if I am measuring E in volts, if I am measuring d phi by dt in Weber per second, and if I am measuring E in volts, तो k की वैल्यू लेते हो 1. मतलब इन शॉर्ट अगर तुम्हारे सारे पैरामीटर ऐसा यूनिट में है तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1. तो लॉ क्या हो जाएगा, E इक्वल टू डी फाई बाई डी. यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर. ओके. लेकिन जो ये फैराडे का सेकेंड लॉ है ना, ये करेक्ट नहीं है. ये आपको सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताता है, वैल्यू, डायरेक्शन नहीं बताता है. वो कौन बताता है, वो बताता है लेंज लॉ. तो अगला लॉ है लेंज लॉ. बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग. ओके, तो व्हाट इज लेंज लॉ? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट in the coil is such as to oppose the change in the magnetic flux which produces it. मतलब समझ लो, आप थोड़ा स्लो डाउन करता हूं मैं स्पीड को, थोड़ा मतलब समझ लो. सपोज एक कॉइल है, उसमें करंट नहीं है, एक मैग्नेट है. मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैं कॉइल के पास में ला रहा हूं, तो पहले बताओ क्या होगा,
फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल चेंज। सही है। ये जो फ्लक्स चेंज हुआ इसने यहाँ पे क्या इंड्यूस कर दिया? ईएमएफ। ईएमएफ ने क्या इंड्यूस किया? करंट। डू यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था, 2 3 4 बार बताया था, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इट बिहेव्स एज इफ इट इज साउथ पोल। और अगर आपको याद होगा, इसलिए मैंने बोला कि आपको चैप्टर नंबर 10 याद होना चाहिए। तो you should remember that a current carrying coil behaves as if it is a magnetic dipole. हमने प्रूव भी किया है ये चैप्टर नंबर 10 में। We have shown with the help of formula that a current carrying coil behaves as if it is a magnetic dipole. What is magnetic dipole? It has two pole, north pole and, तो तब मैंने बताया था कि अगर आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो कॉइल का वो साइड कैसे बिहेव कर रहा है? साउथ। और अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नॉर्थ। तो अगर मुझे करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो मेरे लिए वो साइड क्या है? साउथ। और उसी को दूसरी साइड से देखूंगा तो नॉर्थ। यहां तक क्लियर? अब वापस से आ जाओ, कॉइल का स्टेशनरी, मैग्नेट का नॉर्थ पोल तुमने मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल, फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, बराबर। अब करंट इंड्यूस हुआ तो ये कॉइल क्या बन गया? मैग्नेट बन गया, क्योंकि वो मैग्नेटिक डाइपोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक। तो जो नॉर्थ पोल के साइड में जो, मतलब बेसिकली मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के तरफ जा रहा था, तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, तो वो जो कॉइल है इट हैज टू पोल्स नाउ, नॉर्थ एंड। तो मैग्नेट के साइड में कौन सा पोल? नॉर्थ होता है। वही तो बोला है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट in the coil is such as to oppose the change in the magnetic flux which produces it. तो पहले बताओ कि फ्लक्स प्रोड्यूस क्यों हुआ था? मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। मोशन ऑफ विच पोल टुवर्ड्स द कॉइल? नॉर्थ पोल। क्या इंड्यूस हो गया? करंट। करंट इंड्यूस हुआ, और करंट ऐसा इंड्यूस हुआ कि जो साइड मैग्नेट की तरफ है कॉइल का, वो नॉर्थ पोल ही बिहेव करेगा। नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होता है? रिपल्शन। मतलब ये जो कॉइल है ना, वो जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करता है। किसने प्रोड्यूस किया? नॉर्थ पोल के मोशन ने करंट इंड्यूस हुआ, और वो करंट भी ऐसा इंड्यूस हुआ कि जो कॉइल का साइड मैग्नेट की तरफ फेस कर रहा है वो एज अ नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है। मतलब जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसी को वो अपोज करने लग गया। अब उल्टा सोचो, अगर साउथ पोल पास में लाता तो क्लॉकवाइज करंट आ जाता, तो साउथ पोल जैसा बिहेव करता। सही है। अब और उल्टा सोचो, सपोज मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूं तो फ्लक्स कम होगा, राइट। पहले हम लोग मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास में ला रहे थे, कॉइल आने नहीं दे रहा था, क्योंकि कॉइल का वो फेस क्या बिहेव कर रहा था? नॉर्थ जैसा। फिर हम मैग्नेट के साउथ पोल को पास में लाने लगे, नहीं आने दिया, करंट हो गया क्लॉकवाइज। तो मैग्नेट, वो जो कॉइल है उसका जो फेस मैग्नेट की तरफ है वो बिहेव कर रहा था साउथ। अब इमेजिन मैं नॉर्थ पोल तो मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं, तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल डिक्रीज। अब होता क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्थ पोल को तुम पास में लेके जा रहे हो, नहीं जाने देगा। नाउ दिस टाइम द करंट विल बी क्लॉकवाइज अगेन, सो द फेस of the coil which is towards the magnet will behave as if it is a south pole. मतलब पास में लाना है, नहीं आने दूंगा, दूर लेके जाना है, नहीं जाने दूंगा, आने देंगे नहीं, जाने देंगे नहीं। तो जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करने लग जाता है वो। तो दैट इज वाई वो जो E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी था उसमें सिर्फ एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ये जो करंट को जिसने प्रोड्यूस किया उसी को अपोज कर रहा है। तो नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट the EMF induced opposes the change in the magnetic flux, क्योंकि अल्टीमेटली इंड्यूस करंट क्यों आया? चेंज इन फ्लक्स। मैग्नेट जब पास में आ रहा था तो फ्लक्स बढ़ रहा था, उसने आने दिया? नहीं। मतलब उसने फ्लक्स को बढ़ने दिया? नहीं। जब मैग्नेट दूर जा रहा था तो फ्लक्स कम हो रहा था, जाने दिया? नहीं। तो फ्लक्स को कम होने दिया? नहीं। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन, मतलब वो बेसिकली फ्लक्स को चेंज होने ही नहीं देना चाहता।
ना बढ़ेगा ना फिर कम होगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो यहाँ तक समझ में आया लेंथ लॉ। नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे? बड़ा खतरनाक है ये कॉइल। मतलब जिसने करंट को प्रोड्यूस किया, करंट उसको बोलता तू भाग यहाँ से। क्लियर? याद रहेगा पक्का। तो अगर कॉइल के पास में मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके जा रहा हूं, तो कॉइल का फेस जो मैग्नेट की तरफ है वो कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ, रिपेल करेगा। राइट? अगर साउथ लेके जा रहा हूं, साउथ। अगर मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूं, तो इट विल बिहेव लाइक साउथ पोल। इफ आई एम टेकिंग द साउथ पोल अवे फ्रॉम इट, नॉर्थ पोल। So that is why you have a negative sign here. So that's it for today. बाकी का कल देखते हैं।